माय डियर स्टूडेंट, हम जो अपना अगला वीडियो लेकर आए हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी थ्योरी और उसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में हमने उससे रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। तो उसमें एक मेथड जो उसमें 3 मेथड्स हमने बताया था जिससे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया जा सकता था या टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स निकाला जाता था। तो उसमें से एक मेथड्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया था पिछले वाले वीडियो में ही। बाकी के 2 मेथड्स बच गए थे, उन दोनों मेथड्स को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आते हैं हम अपने उन दोनों मेथड्स में से पहले वाले मेथड्स पे। जो सेकेंड नंबर पे था हमारा मेथड्स क्या था? टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 2 स्मॉल सैंपल्स। मीन्स हमारा टॉपिक ही चल रहा है स्मॉल सैंपल्स, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस इन स्मॉल सैंपल्स। तो पिछले वाले में के वीडियो में हमने इससे रिलेटेड सारी थ्योरी टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बता दिए। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम इसके फार्मूले पर आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 2 स्मॉल सैंपल। मतलब 2 स्मॉल सैंपल हम ले रहे हैं तो दोनों के बीच में कुछ गैप होगा। अब उन दोनों के बीच के गैप जो है वो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसी की हमको क्या करनी है, जांच करनी है। तो उसके लिए देखिए कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं। और वो फार्मूले आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम यहाँ आते हैं अपने पहले फार्मूले पे, जो कि हमको पहले क्या कैलकुलेट करना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अगर हमारे पास 2 सैंपल्स है तो इससे पहले जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे उसमें एक सैंपल होता था, उसका हमारा कंपेरिजन होता था पॉपुलेशन से, तो वहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता था। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 सैंपल हमारा आया है तो दोनों सैंपल का एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो दोनों सैंपल का हम एक कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम करते हैं ताकि हम दोनों के बीच के जो मीन के जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है उसको चेक कर सके। तो आइए देखिए हम पहले फार्मूले पे चलते हैं। पहला कंडीशन हमारा क्या लिखा है, व्हेन डिविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। जैसे कि आप लोग इससे पहले वाले में देखे ही थे कि एक वैल्यू होता है एक्स, जैसे इसमें 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके होता है, उसका आप मीन निकालते हो और मीन से क्या करते हो, इसी में से उस मीन से क्या करते हो, डेविएशन लेते हो। तो ये जो एक्स में से मान लीजिए कि इसका मीन आपका 4 आया तो इसमें से लिए तो -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे आपका जाएगा। तो ये जो डेविएशन लिया जा रहा है वो किससे लिया गया, मीन से। तो यही बोला गया है व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। जब एक्चुअल मीन से आप डेविएशन लेते हो और इसका स्क्वायर करते हो तब आपका फार्मूला क्या होगा, इसी को जो वैल्यू को हम बोलते हैं एक्स में से मीन को माइनस करने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी। या तो आप चाहे तो डी के जगह इसी को पूरा का पूरा आप लिख सकते हो जैसे हमने अगले वाले फार्मूले में यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो आप इसको डी एज ए डी प्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे डी क्या है कि ये जो हमारा आया है इसका हमने स्क्वायर निकाला, स्क्वायर के सारे वैल्यू को क्या किए, टोटल किए। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये जो D1 लिखा है मतलब कि हमारे पास 2 सैंपल रहेंगे ना, दोनों सैंपल में से पहले सैंपल के डेविएशन का स्क्वायर। अब ये जो D2 लिखा है ये जो हमारा सेकेंड सैंपल रहेगा, सेकेंड सैंपल में से पहले उसका क्या है, जो डेविएशन लिया गया उसका स्क्वायर का टोटल। अब उन दोनों टोटल को दोनों सैंपल के साइज को इसको ऐड करके उसमें से 2 माइनस करके डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है उसका अंडर रूट निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कब निकलेगा, जब आपका ये जो डेविएशन है किससे लिया जाएगा, मीन से लिया जाएगा तब। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मीन जो हमारा होता है वो एक होल नंबर ना आके डेसिमल नंबर आ जाता है। तो उस डेसिमल नंबर के केस में हम क्या करते हैं कि मीन से डेविएशन ना लेके हम एक ऐसा नंबर उसमें मान लेते हैं जो कि क्या होल नंबर हो और उसी से क्या करते हैं हम पूरा डेविएशन लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए हमने सेकेंड पॉइंट पे लिखा है एक दूसरा फार्मूला, व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या है कि वो एक्चुअल नहीं है फिर भी आपने उसको एक होल नंबर को माना है कि यही हमारे मीन के नियर अबाउट है और उसी से डेविएशन लिए। जैसे कि आपका मीन आ रहा था मान लीजिए 4.5, तो आपने क्या किया 4.5 से डेविएशन लेते तो डेसिमल में आता, मान लीजिए 4.53 आ गया तो डेसिमल में अगर आप ले रहे हो फिर उसका स्क्वायर कर रहे हो तो आपको एक लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसी लंबे आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा लंबा ना हो तो हम क्या करें, इसी को राउंड अप करके 5 से डेविएशन ले लें। एक्चुअली मीन तो हमारा 5 नहीं है लेकिन हमने क्या किया 5 से डेविएशन लिया, तो उसके जो डेविएशन का स्क्वायर उससे अगर आप लेते हो तो आपका ये दूसरा फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया है, एक्स में से एक नंबर अपने से माना था, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया 5, मान लो इस तरीके से अपने से किसी नंबर को मान के स्क्वायर लेते हैं तो उसका जो डेविएशन आपका टोटल आता है तो उसमें से हम क्या करेंगे, अपने पहले सैंपल के साइज को माइनस करिए। देखिए यहाँ पे पहले सैंपल
है, इसीलिए हर जगह 1 1 लिखा हुआ है। अब उसी में उसके बाद हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मीन में से एज्यूम मीन को माइनस करने के बाद जो उसकी स्क्वायर वैल्यू आएगा उसका किसमें मल्टीप्लाई करना है, एन में, और फाइनली उसको हमको क्या करना है, जो डेविएशन हमारा है उसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। सेम उसी के आगे जो है हमारा सेकेंड, यही पूरा प्रोसेस रिपीट हुआ है सेकेंड सैंपल के लिए। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद n1 प्लस n2 मतलब दोनों सैंपल को क्या करना है, दोनों सैंपल के साइज को ऐड करना है और उसमें से 2 माइनस कर देना है, और जो वैल्यू आएगी वही अंडर रूट निकालने पे वो आपका क्या आ जाएगा, सैंपल साइज। अगर आप दोनों मेथड से लगाते हो तो भी आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 केस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हो गया। अब तीसरे केस में हम क्या देखते हैं, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सैंपल आर गिवन। अभी तक हमने जो 2 केस देखा उसमें किसी भी सैंपल का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था, लेकिन अगर हमको दोनों सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी मालूम है तब हमको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमको ये डेटा एनालिसिस करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फार्मूले पे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा आया है उसके स्क्वायर में मतलब उसके वेरिएंस में मल्टीप्लाई कर देंगे सैंपल के साइज से। सेम सेकेंड वाले स्टैंडर्ड डेविएशन में भी उसके सैंपल के साइज से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे n1 प्लस n2 माइनस 2 से। देखिए ये चीज़ें आपका हर जगह कॉमन रहा है, तो इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिवीजन जो हमेशा बाद में डिवाइड किया गया है वैल्यू को, वो दोनों सैंपल के साइज में से को ऐड करके उसमें से 2 माइनस करके। बेसिक ये इससे पहले हमने आपने पढ़ा ही था n-1। तो देखिए अगर 2 सैंपल के लिए n-1 हो जाता है तो फाइनली आपका जो वैल्यू निकल के आता है n1 प्लस n2 माइनस 2। ये देखिए 1 2 जो लिखा गया है जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पहले सैंपल की साइज है, ये दूसरे सैंपल की साइज है। यहाँ पे 1 2 का कोई मैथमेटिकल रोल नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल गया था। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद हमको टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स या तो टी टेस्ट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या करें, एनालिटिकल टेबल से कंपेरिजन करके उसके क्रिटिकल वैल्यू से हम एक पार्टिकुलर इंटरप्रिटेशन कर सके कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए देखिए टी की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, दोनों सैंपल के बीच के डिफरेंस को लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी देखिए हमने जो निकाला था ये एस हमारा जो है ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। दोनों सैंपल से जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिया गया था उससे एक कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था वो। अब ये देखिए 3 अलग अलग फार्मूला है जो कि अलग अलग केसेस में अप्लाई होंगे, तीनों एक साथ यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप जिसको जब चाहे तीनों में से कोई भी ऑप्शन है आप कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में तीनों फार्मूले दिए गए हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होंगे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि कब कौन से फार्मूले यूज होंगे। अब यहाँ पे जो फाइनल टी टेस्ट की वैल्यू आती है तो यहाँ पे भी हमने 2 फार्मूला लिखा है कि यहाँ पे देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लाई किया गया है 1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n2 के रूट वैल्यू से। सेम अगर इसी फार्मूले को इजी फॉर्म में लिखा जाए तो देखिए यहाँ पे सेम इसी को ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ पे मैथमेटिकली ये भी प्रूफ है कि ये भी फार्मूला आपका सही है। यहाँ पे n1 प्लस n2 है। तो ये आपके सामने फार्मूला था जिससे कि आप सेकेंड मेथड्स को का एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस पे हम आते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, देखते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आइए एक क्वेश्चन को हम रिवाइज करते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे सामने 2 क्वेश्चन है इस मेथड्स पे, फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर। पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आसान है, इसमें आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस फार्मूले पे अगर आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए तो आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा कि जो अभी हमने आपको फार्मूले डिस्कस किए जिसमें कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दोनों सैंपल का मालूम रहे तब क्या होगा। जैसे पहले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप इसको खुद लगा दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि 10 वल्व का जो है हमारे पास 10 वल्व का लिया गया है सैंपल और उसका एवरेज जो बर्निंग आवर्स है वो क्या है 1456 आवर्स। और सेम उसी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे दे दिया है, जिससे कि आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए लास्ट वाला जो 3rd नंबर पे हमने फार्मूला एक्सप्लेन किया था उसको आप यूज करिएगा। और सेकेंड सैंपल में देखिए यहाँ पे क्या है कि 17 वल्व का सैंपल लिया गया है, इसका वर्किंग आवर कितना है 1280। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर सैंपल की साइज़ बढ़ेगी तो हमारी मीन क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखिए 456 से डिक्रीज होकर कितना आ गई 1280। और उसी में हमने ये भी बताया था कि सैंपल की साइज़ अगर बढ़ती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ उसका अपोजिट रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ एरर दिख रहा है जिससे कि आपका लास्ट में इसका रिजल्ट जो होगा वो प्रॉपर नहीं आएगा और आपका जो
हाइपोथेसिस रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस पर आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो आइए हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 काइंड्स ऑफ मैन्योर वेयर अप्लाइड टू 15 प्लॉट्स। मतलब कि 15 प्लॉट है, खेत है, और उसका देखिए यहाँ पे एरिया दिया है 1 एकड़, और दो तरह इसमें 15 पार्ट में, मतलब 15 है, और इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और 2 ग्रुप देखिए यहाँ पे नीचे आपका दिया गया है। और ये ग्रुप में कितने प्लॉट है 8, और दूसरे ग्रुप में कितने प्लॉट है 7। और इसका ये 2 अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र यूज किए गए हैं, मैन्योर यूज किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो उनकी यील्डिंग कैपेसिटी है यहाँ पे दी गई है, दर्शाई गई है लाइन में, आप देख सकते हैं इसको। और इसके बाद क्या है कि लास्ट में लिखा है एग्जामिन द सिग्निफिकेंस आर डिफरेंट बिटवीन द मिल्ड यील्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्योर। अब बोला गया है कि क्या ये जो डिफरेंस आया है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, अलग अलग आप मैन्योर यूज किए हैं, तो क्या ये बात सही है कि मैं अलग अलग मैन्योर यूज करने से यील्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए एक हिंट टेबल यहाँ पे दिया गया है, ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में भी आएगा कि गिवन टेबल वैल्यू ऑफ टी फॉर, देखिए 3 वैल्यू है 13, 15, 16 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आर 2.160, 2.131 एंड 2.120। अब देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यू दी गई है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी टेबल में से वैल्यू लेकर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना है। तो अब टेबल के लिए हमने क्या फार्मूला आपका बताया था, N1 प्लस N2 माइनस 2, यही था ना फार्मूला आपका था। तो देखिए यहाँ पे एक की वैल्यू 8 है, एक की वैल्यू 7 है, अब इसमें से माइनस कर देंगे 2, कितना आएगा 13। तो ये जो 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वही हम लेंगे। इसकी वैल्यू चूँकि पहले है रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.160, ये वैल्यू होगी। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप टी की वैल्यू निकालोगे तो इसी से उसका कंपेरिजन करोगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करें। तो हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि 15 प्लॉट थे किसी एक पार्टिकुलर फील्ड का, और वो एक प्लॉट की जो एरिया थी वो 1 एकड़ थी, और उसमें क्या हुआ था, उसको 2 ग्रुप में बांटा गया था, 8 और 7 के ग्रुप में। मीन्स 8 ग्रुप में जो था उसमें अलग फर्टिलाइजर का यूज हुआ था, और 7 के ग्रुप में अलग फर्टिलाइजर का, और इसका एक पार्टिकुलर प्रोडक्शन हुआ था 8 वाले सैंपल का और 7 वाले सैंपल का। और ये पूछा गया था कि जो अलग अलग तरह के मैन्योर का उसमें एप्लीकेशन, जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो क्या प्रोडक्शन उसकी वजह से जो बढ़ रहा है घट रहा है, उनके बीच का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। मीन्स ऐसा है कि अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर यूज करने से खेतों में प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होता है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन का समरी था। अब यहाँ पे बात की जाती है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो वही पुराने प्रोसेस आपके, पहले आप प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन डिफाइन करिए। तो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आप प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन पे यही लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन इज दैट application of different type of manure is useful for इंक्रीजमेंट इन प्रोडक्शन और नॉट। मीन्स कि अगर आप अलग अलग तरह के मेन्योर, जो लोग हिंदी में अपना लिखना चाहे, अलग अलग तरह के मेन्योर यूज करते हैं आप खेती में, तो उससे जो आपका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है कि नहीं। तो ये आपके प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन हो गया। और हाइपोथेसिस में आपने क्या, आप शुरू से ही पढ़ते आए हो कि कोई भी चेंज नहीं, हम यही ना देखते हैं कि चाहे आपका पहला सैंपल हो चाहे आपका दूसरा सैंपल हो, तो जब बात यही होती है कि 2 अलग अलग सैंपल है, दोनों में अलग अलग फर्टिलाइजर का यूज हुआ है, और इसमें बोला गया है कि क्या ये इंक्रीजमेंट होता है अलग अलग करने के लिए। तो नल हाइपोथेसिस आप हमेशा यही ना देखते हो कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेसिक यहाँ पे इक्वल होने का मतलब कि कोई चेंजेस नहीं है। तो आप हाइपोथेसिस क्या लिखोगे कि देयर इज नो इंक्रीजमेंट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो आप इस तरीके से करके लिख सकते हैं, या तो सिंबल वाइज भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप स्टेटमेंट लिखने के बाद इसको एज ब्रैकेट में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। तो ये तो आपका नल हाइपोथेसिस हो। तो इसमें अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारा देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, इससे पहले के जो 2 हैं वो हमारा प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन और हाइपोथेसिस यूज के लिए है। थर्ड नंबर पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एट N1 प्लस N2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या तो इसको आप कॉन्फिडेंस लेवल भी बोल सकते हो। तो देखिए ये कितना है आपका N1,
N1 आपका 8 है क्वेश्चन में और ये 7 है और -2 मीन्स 13 आया। तो इसकी वैल्यू जो आपका है वो टेबल में दिया गया है 2.160। ये टेबल से वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो या तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे 13, 14, 15 तीन की वैल्यू दी गई थी, लेकिन तीनों में से कौन सा यूज होगा इसके लिए आपने ये देखा 2.160। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर ज्यादातर इससे पहले कॉन्फिडेंस लेवल n-1 होता था जब वहां पे एक सिंगल सैंपल की बात होती थी तब, लेकिन यहाँ पे 2 सैंपल है इसीलिए यहाँ पे 2 n आए हैं, तो इसमें से 2 माइनस किया गया है, तब ये वैल्यू जाके 13 आई है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले वाले चैप्टर में जो था वहां पे केवल n को ही कॉन्फिडेंस लेवल पे मानते थे। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल आपका आता है, तो उसको आप नोटिस किए रहिएगा। अब ये देखिए वैल्यू आ गया 2.160। अब ये वैल्यू क्या बताता है कि आपका इंटरप्रिटेशन के समय इससे जो आपका टी की वैल्यू होता है अगर कम आता है तो हमारा हाइपोथेसिस जो दिया गया है कि डिफरेंट तरह के मैन्योर यूज करने से कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है, वो बात सही रहेगी। लेकिन अगर इससे वैल्यू ज्यादा आ जाता है तो आपने जो हाइपोथेसिस दिया है वो आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं 4th नंबर पर कि डेटा हमारे पास क्या क्या है। हाँ, तो देखिए हमारे पास डेटा क्या क्या है। जैसे इसमें मैन्योर फर्स्ट और मैन्योर सेकंड दो तरह, हमने जैसे बोला कि 15 आपके प्लाट है वो 1 एकड़ का है और उसको अलग अलग ग्रुप में क्या किया, डिवाइड किया है। ये जो प्रोडक्शन है वो क्विंटल में आया हुआ है। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि जैसे 7 प्लाट में क्या किया गया था कि सेकेंड मैन्योर यूज हुआ था और 8 प्लाट में फर्स्ट मैन्योर यूज हुआ था। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे प्रोडक्शन यहाँ पे कुछ कम ज्यादा हुआ है हर जगह, तो आपको इसमें ये दिखाना है कि इनके बीच में जो प्रोडक्शन बढ़ घट रहे हैं या ये अलग अलग फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से बढ़ घट रहे हैं या तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो अब इसमें इसके लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक यूज करने के लिए कही गई है कि यहाँ पे 2 सैंपल है, दोनों के बीच का जो एवरेज मतलब यहाँ पे मीन से रिलेटेड हो गया, डिफरेंस ऑफ मीन। तो मीन के डिफरेंस से तो हमारा ये जो मेथड अभी हमने आपको बताया तो उसमें हमने क्या देखा कि हमको क्या चाहिए, मीन की वैल्यू चाहिए और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए। उसके बाद ना हम टी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमारे पास डेटा यही है। अब मीन कैसे निकाला जाता था, जो आप पिछले क्लासेस में जो बेसिक स्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि औसत कैसे निकाला जाता है मीन और डेविएशन कैसे लिया जाता है, वो सब चीजें। तो आइए हम एक बार यहाँ पे इसको करके दिखा दे रहे हैं। आपका 5th नंबर आपका क्या हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ डेटा। यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस आएगा, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा। इससे पहले वैल्यू कैलकुलेट करके दे दिया जाता था, इसीलिए एनालिसिस ऑफ डेटा की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे जो एनालिसिस ऑफ डेटा है तो आपका एनालिटिकल टेबल जो हम यहाँ पे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के डेटा आपके पास है। आपके पास 2 तरह के डेटा क्या क्या है, एक में जो है वो फर्स्ट मैन्योर की बात होगी और सेकंड में वाले की बात दूसरे वाले कॉलम में। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 48, 32, 40, 44, 30, 14, 20, 34। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है कितनी है आपका 31, 18, 26, 45, 22, 28, 40। तो देखिए हमारा जो स्टेप था डेविएशन लेने के लिए, उससे पहले हम क्या करते थे, मीन निकालते थे। देखते थे कि हमारा मीन जो है वो एक होल नंबर में आएगा कि आपका डेसिमल नंबर में आएगा। उसके बाद ना हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला यूज कर पाएंगे। कौन से फार्मूले, कि एग्ज्यूम मीन से हमको डेविएशन लेना है कि एक्चुअल मीन से। तो आइए इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। क्योंकि मीन का फार्मूला तो आप जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे मीन की जो फार्मूले की बात होती है तो यहाँ पे आपके एक्स का टोटल होना चाहिए। तो देखिए एक्स का टोटल क्या हो जाएगा, 8 to 10, 14, 18, 22, 6, 3, 9, 4, 13, 17, 20, 26, 262 आपका ये आया। मीन समेशन एक्स कितना आएगा, 262। तो अब देखिए यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, मीन की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, 262 डिवाइडेड बाई, ये आपका एन की वैल्यू कितनी है, 8, 8 3 जा 24, 2 बचेगा, 8 2 जा 16 का कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 7 जा 5 जा, मीन्स 32.75 आपका मीन आ गया। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं
कि इसके मीन की वैल्यू कितनी है 32.75। अब आते हैं इसका मीन निकाल लेते हैं, कितना आता है। समेशन एक्स इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 8196 15 520 30 31 314 30, ये 33617 729 94 13 to 15 15 to 17 17 और 4 हो जाएगा 210। और यहाँ पे जो मीन की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 210 डिवाइडेड बाई 7। ये वैल्यू है आपका जो 7 ही है, तो इसकी कितनी आएगी 30। तो इसके सामने हम लिख लेते हैं मीन की वैल्यू हमारा कितना आ गया 30। अब हमको डेविएशन लेना है। देखिए हमारा एक नंबर डेसिमल में आ गया, एक नंबर होल में। तो अगर कोई भी मीन की वैल्यू आपका डेसिमल आ जाता है तो आपको एज्यूम मीन से ही स्टैंडर्ड डेविएशन लेना उचित रहेगा। अगर आप डेसिमल नंबर से ले रहे हो तो आपका डेविएशन भी डेसिमल में जाएगा, स्क्वायर और लंबा हो जाएगा। और टोटल करने में अगर कहीं आपका कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ी हुई तो आपका पार्टिकुलर जो रिजल्ट आने वाला है उससे उस रिजल्ट से आगे पीछे भी आपके नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे डेविएशन आप एक्चुअल मीन से ना लेकर आप दूसरे नंबर से ले सकते हो। एक में आप चाहो तो एक्चुअल मीन से ले लोगे, लेकिन आपका फार्मूला वही होगा कि आपने एज्यूम मीन से लिया, क्योंकि किसी भी एक में अगर आप एज्यूम मीन से ले लेते हो तो आपको वो फार्मूला वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। हमारा मीन 32.75 था, तो हम सीधा डेविएशन ले लेते हैं 33 से। आप चाहे तो इसी भी नंबर में से भी किसी से भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटे नंबर से कम नहीं होना चाहिए और सबसे बड़े नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छोटे और बड़े नंबर के बीच से ही आपको डेविएशन लेना चाहिए। हमने 33 से इसलिए लिया है ताकि मीन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमारा ना रहे। तो यहाँ पे देखिए अगर 33 से डिविएशन लेते हो तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 15, क्योंकि हम इसमें से इन नंबर में से 33 यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे आपका 7 आएगा और ये जो आपका आएगा 11 -3 -19 -13 और ये 1, ये वैल्यू आपका है। लेकिन हमको फार्मूले में क्या निकालना है, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये 15 का कितना हो जाएगा 225 149 149 121 9 361 169 ये 1, ये आपका क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। और इसका टोटल जो होगा, इसका टोटल जो आपका आएगा कितना आ सकता है, इसका टोटल आपका 936। इसको आप टोटल करेंगे तो आपको यही वैल्यू आएगा। अब ये आपका इसका टोटल आ गया 936। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें से अब लेने के लिए आपका एज्यूम मीन से, एज्यूम मीन क्या, आप चाहो तो यहाँ पे एक्चुअल मीन से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सीधा आप 30 लिख दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू नहीं बनेगा उसका। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा -1 आएगा, यहाँ पे -12 आएगा, सॉरी यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा और ये कितना आपका आ जाएगा -4 15। इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा -2। और इसकी जो वैल्यू है आपका कितना आएगा -8 -2 10। अब इसका स्क्वायर करके देख लीजिए आप, वन आएगा 144 16 225 64 400। इसका टोटल जो आपका होगा, यहाँ पे आप x भी लिख सकते हो A2 भी लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। चूंकि यहाँ पे था तो इस चीज़ को हम मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वही वैल्यू आपका यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। आप इसको आप टोटल जब करोगे तो आपका ये 554 आएगा। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉपर डेटा है और इसका जो टोटल रहेगा, इसका जो टोटल है आपका, ये चूंकि हमने क्या किया मीन से लिया जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा जब भी मीन से आप डेविएशन लेते हो तो इसके जो डिफरेंस का टोटल है वो हमेशा 0 आ जाता है। अगर 0 आ जाता है डिफरेंस का टोटल तो आप मान के चलिए कि मीन से ही लिया गया है। अब देख लेते हैं कैसे, जैसे 12 4 16 यहाँ पे हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा 24, 16 8 24 26। अब देखिए ये भी 10 और 15 1 26 हो गया, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी।
अब ये चीज आप नोटिस किए रहिएगा कि आपके सामने क्या क्या है। ये जो पहले वाले सैंपल का वैल्यू है हमारा कितना आया है यहाँ पे, मीन्स समेशन x1 माइनस a1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 936 और सीधा समेशन x1 a1 की वैल्यू जो है हमारे पास कितना है -2। अब इसमें आते हैं तो इसका तो जीरो होगा ही, यहाँ पे x2 माइनस जो हमारे इसकी वैल्यू है कितना है 554, यहाँ पे a2 भी आप लिख सकते हो। तो इतना डेटा हमको एनालिसिस करने पे यहाँ पे मिला है और मीन को भी लिखा है। अब इसके बाद हमारा जो 5th नंबर के बाद क्या होगा, हमको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये सब वैल्यू दिया गया होता तो इतना बड़ा हमको डेटा एनालिसिस वहाँ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन नहीं देने की वजह से हमको ये डेटा एनालिसिस करके ये नंबर वहाँ से फाइंड आउट करना पड़ा। अब इसको हम क्लीन करके चलते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आप देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो हमने देखा कि हमारा एक्चुअल मीन से नहीं लिया गया है, तो हमने यही फार्मूला आपको शुरू में ही रिवाइज करवाया था। तो यहाँ पे देखिए जो पहले का है x1 और a1 का जो मीन हमने लिया है वो हमारा कितना आया है 936। अब n की वैल्यू जो है हमारा वो कितना है, n हमारा इस वाले जो रॉ में है 8 है और इसमें कितना है हमारा मीन जो है 32.75 है और एज्यूम मीन हमने कितना लिया था 33 इसका स्क्वायर। अब आगे जो है सेम वही प्रोसेस रिपीट किया गया है। सेकेंड वाले का हमने कितना देखा, जो समेशन आपका ये है 554 आया था, इसमें से n की वैल्यू कितनी है 7 और यहाँ पे जो है 30 हमने क्या बोला जब मीन से आप लोगे तो दोनों आपका सेम ही है, तो ये वैल्यू आई है। और इसको हमको डिवाइड करना है, n1 की वैल्यू 8 है प्लस n2 की वैल्यू 7 2। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इधर रहेगा देखिए कितना आएगा 936 माइनस 8 इंटू यहाँ पे आएगा आपका 0.25 रहेगा, तो इसका हमको स्क्वायर करना है 0.25। देखिए कहाँ से आएगा 32.75 में से माइनस कर देंगे 33, क्योंकि माइनस में तो वैल्यू रहेगी लेकिन स्क्वायर की वैल्यू कभी आप माइनस में शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका 0.25 का स्क्वायर जो होगा 625 होगा, मीन्स 0.0625 प्लस यहाँ पे 554 माइनस 7 इंटू 0, ये वैल्यू आपका आएगा। और इसको हमको डिवाइड करना है 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस 2, यहाँ पे 13 आएगा। हाँ आगे देखिए इसका क्या आएगा आपका, ये 936 है, इसमें से माइनस कर देना, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 0.5 आएगा प्लस 554 में से आप इसकी वैल्यू तो प्रोडक्ट 0 आएगा, 0 को माइनस करने पे वही वैल्यू होगी, इंटू कर देंगे 13, इन दोनों को ऐड करना है। देखिए 5 9 14 आ जाएगा और 54 36 कितना हो जाएगा 90 आपका हो जाएगा, मीन्स 40 90 है, तो 40 90 में से आपको माइनस करना है 0.5। तो देखिए इसकी वैल्यू जो होगी कितनी आएगी 1489.5, इसको डिवाइड करना है 13 से, ये अंडर रूट में वैल्यू आपका रहेगा। मीन्स जो इसकी फाइनल वैल्यू आएगा इसको डिवाइड करने के बाद आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, अंडर रूट निकालने में इसका 10.7, ये आपका आ गया कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपका आ गया 10.7, जो वैल्यू आया है ये आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया दोनों सैंपल का। जो हमारे पास दो सैंपल थे कि 15 प्लॉट थे हमारे पास 1 एकड़ के और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी दी गई है और दोनों में अलग अलग तरह के मैन्योर यूज किए गए हैं। अब आपको देखना है कि दोनों के प्रोडक्शन में जो डिफरेंस आया है उसमें सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू आपने टी का फार्मूला लिखा था वो क्या हुआ है, इसको हम मिटा के आपको फिर से बताते हैं। हाँ तो देखिए जो टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स हम निकालेंगे तो इसके लिए हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, दो फार्मूले हमने बताए थे। या तो आप दोनों मेन का डिफरेंस पहले आपको लेना था और इसको डिवाइड करना था 1/n1 प्लस 1/n2, और इससे एक जो इजी फार्मूला हमने आपको सॉल्व किया हुआ, इसका जो फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया था वो क्या था आपका, यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना था n1 n2 के प्रोडक्ट को डिवाइड करके n1 n2 के सम से और जो रूट वैल्यू आएगा उससे। तो हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे पहले वाले सैंपल की मीन देखिए हमारा कितना निकाले थे 32.75,
मीन्स 32.75। सेकेंड वाले मीन की वैल्यू हमने कितना निकाला था 30। ये जो हमने टेबल एनालिटिकल टेबल से वैल्यू निकाला था वो चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसको हमको डिवाइड करना है कंबाइन स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे जो एस शो कर रहा है कंबाइन स्टैंडर्ड। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम देते समय सॉल्व कर रहे हो, तो कोशिश करिएगा कि सारे फार्मूले जहाँ जहाँ आप लिख रहे हो उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब लार्ज क्वेश्चन होते हैं, तो आपके मार्क्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिक्योर कर सकते हो। फार्मूले एक्सप्लेन करिएगा। जैसे ये है तो ये टी आपका है तो क्या हो जाएगा, टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स। यहाँ पे जो पहले एक्स बार की बात की जा रही है वो मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, मीन ऑफ सेकंड सैंपल, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, साइज ऑफ सेकंड सैंपल, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 10.7 ये है और इसकी जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 8 × 7, 8 + 7। अब आगे जो टी की वैल्यू आएगी ये कितना आपका आएगा 2.75। इसको डिवाइड करना है 10.7 से और इंटू कर देना है ये 87 जो आपका होगा कितना आएगा 56 और ये 87 ये कितना आएगा 15। अब इसकी जो वैल्यू आप निकालोगे ये आपका आएगा 2.75 × 10.7 इंटू इसकी रूट वैल्यू जो होगी ये कितनी बार में जा सकता है, नियर अबाउट 3 बार में जाएगा। इसका हमने निकाला है 1.936 आया है वैल्यू, ऑलरेडी हमने इसको कैलकुलेट किया था 32 आया है। तो इसको फाइनली मल्टीप्लाई करने पे जो आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी वो होगी 0.4965। ये वैल्यू आपका आएगा। इसको हमने सॉल्व करके ऑलरेडी देखा था। ये जो आपकी वैल्यू आएगी 0.4965, ये हमारा आ गया वैल्यू टी का। अब ये टी का हमको कंपेरिजन किससे करना है, जो टेबल की वैल्यू दी गई थी उससे। तो इससे पहले हमने जो नल हाइपोथेसिस के बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की थी, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा क्या था 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और कॉन्फिडेंस लेवल क्या था n1 + n2 - 2। हमने यही देखा था n1 n2 की वैल्यू 15 है, इसमें से 2 माइनस करने पे 30। तो जो क्रिटिकल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 2.160, ये वैल्यू जो है क्वेश्चन में आपके दिया हुआ था। जब क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं वहां पे क्वेश्चन एक बार हम आपको दिखा रहे थे, तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था। जिनको प्रॉब्लम अगर वो क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपके जो वैल्यू है 2.160, ये देखिए आपकी टी की वैल्यू कितनी है 0.496। तो आप क्या बोलोगे, आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज 0.4965, इट इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2.160। सो आवर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। हमने हाइपोथेसिस क्या दिया गया था, देयर आर नो एनी इंक्रीजमेंट इन प्रोडक्शन बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर और मेन्योर। मतलब आप अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं खेत में और प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए हमने यही दिया गया था। नल हाइपोथेसिस यही बताता है कि दोनों सैंपल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, या तो पॉपुलेशन सैंपल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही ना बोला कि दोनों सैंपल में प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो हमने देखा कि जो 8 सैंपल थे उसमें हमने अलग अलग तरह के 7 के 2 ग्रुप बना के अलग अलग फर्टिलाइजर यूज किए, तो प्रोडक्शन में आपके चेंजेस नहीं है। आपने हाइपोथेसिस दिया था और वो बात क्या हुई, आपकी प्रूफ हो गई। तो फाइनली इंटरप्रिटेशन में आप लिख सकते हो यही बातें कि अलग अलग फर्टिलाइजर यूज करने से प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं की जा सकती। प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज बाई यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर। जो इससे पहले वाले मेथड्स में अभी जो आपने आप मेथड्स की चर्चा की, उसमें जो पहला क्वेश्चन था मैक्सिमम डेटा दिए गए थे। आपको जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है वो 3rd नंबर के फार्मूले पे आप निकाल लेंगे। जो भी 3rd नंबर का फार्मूला हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिविएशन दिया रहता है, तो n1 वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसे करके जो 3rd नंबर फार्मूला उस पर आप करके आप टी स्टैटिक्स निकाल के उसका इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे, जहाँ पे लिखा है आपका पेयर टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट। देखिए डिफरेंट टेस्ट क्या होता है, जैसे एक ही डेटा है, उस डेटा एक पार्टिकुलर डेटा का हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है 2 अलग अलग समय पे किया है। फॉर एग्जांपल जैसे पार्टिकुलर स्टूडेंट है, उनका हम क्या करें कि क्लास शुरू करने से पहले एक टेस्ट ले ले और एक क्लास सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उनका दोबारा टेस्ट ले ले, तो उनके रिजल्ट में 2 अलग अलग रिजल्ट हमको फाइंड आउट करेंगे। अब उसमें एक चीज़ जो थी वो वेरिएबल थी कि पहले वाले में जो बात हुई थी उनको कोई ट्रेनिंग या तो कोई क्लास नहीं दी गई थी। बाद वाले रिजल्ट में क्लास ट्रेनिंग ये सब देने के बाद तो अलग अलग समय पे सेम ऐसे जैसे वर्कर है उनका एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो ट्रेनिंग के पहले उनका क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल था, ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या हुआ है। तो यहाँ पे 2 तरह के डेटा हमारे पास होते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं
कि कैसे जो टेस्ट की वैल्यू है, कैसे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की जांच की जा सकती है, कि पहले का जो रिजल्ट आया और बाद का जो रिजल्ट आया, दोनों के बीच का डिफरेंस जो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सिग्निफिकेंट होने का मतलब क्या, जो ट्रेनिंग दी गई वो प्रभावी था, जो क्लासेस लगाए गए वो प्रभावी था, ये सब बातें आती हैं उसमें कि था कि नहीं था। क्योंकि एक पार्टिकुलर वर्कर आए, उनसे हम काम करवाएं, उनको ट्रेनिंग नहीं दिए, तो उनका एक जो वर्क परफॉर्मेंस रहेगा कुछ अलग रहेगा, ट्रेनिंग के बाद उनका एक वर्क परफॉर्मेंस अलग रहेगा। तो बात यहाँ पे ये हो सकती है कि जो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की गई वो ट्रेनिंग इफेक्टिव है कि नहीं। बेसिक जैसे हम आपका स्टैटिकल एनालिसिस का आपका एग्जाम टेस्ट लेने वाले हैं, तो आपका हमने एक टेस्ट ले लिया, फिर बाद में हमने आपको क्या किया, बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ा दिया, फिर दोबारा टेस्ट लिया। तो यहाँ पे रिजल्ट में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन क्या क्लासेस प्रभावशाली होंगी? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ाया तो दूसरा सब्जेक्ट ना, और टेस्ट लिया दूसरे सब्जेक्ट का। तो पार्टिकुलर जो यहाँ पे अलग अलग समय पे अलग अलग डेटा कलेक्ट किया जाता है, और एक पार्टिकुलर इवेंट के बाद, एक ट्रेनिंग की बात हो चाहे क्लासेस की बात हो, तो वो कितना प्रभावी है, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर टेस्ट का यूज करते हैं, पेयर टेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं। तो पेयर टेस्ट में देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, मीन ऑफ डिफरेंस। जो टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो डिफरेंस मतलब ओल्ड डेटा और न्यू डेटा के बीच का जो डिफरेंस है उसका मीन कितना है, पहले हम वो निकालेंगे। अब मीन निकल गया डिफरेंस का, तो हम क्या करेंगे, उसी डिफरेंस से, मीन के डिफरेंस का हमको एक्स से कोई मतलब नहीं है, दोनों डेटा के बीच का जो डिफरेंस है, मीन्स ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद, बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, दोनों का डिफरेंस लेने के बाद जो आएगा डी आएगा। अब डी का हमने क्या किया, मीन निकाल लिया। अब डी के मीन में से हमने क्या किया, डी की वैल्यू में से डी के मीन को माइनस किया। अब जो वैल्यू आया उससे हमने क्या किया, डिविएशन लिया, और उससे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया। तो ये देखिए हमने दो फार्मूले लिखे, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन हमने इसलिए नहीं लिखा, इससे पहले फार्मूले में हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे जो डी डिफरेंस में से मीन को अगर माइनस करने के बाद मीन हमारा होल नंबर है, तब ये फार्मूला यूज होगा। लेकिन अगर हमारा मीन होल नंबर नहीं है, एज्यूम मीन से लिया गया है, तब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डी है उसका स्क्वायर करेंगे, और उसके टोटल में से मीन के स्क्वायर के टोटल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और एन से मल्टीप्लाई करने के बाद n1 से, मीन्स हमारा जो डिफरेंस आया है, जस्ट इसी डिफरेंस का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये जो टोटल होगा समेशन डी के टोटल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और उसमें से लेस कर देंगे मीन के जो डिफरेंस का मीन है उसके स्क्वायर को, और n से मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसको n-1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उससे भी हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया तो टी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जो आपका डिफरेंस का मीन, जो डिफरेंस का मीन था, केवल मीन को आप फोकस करिए, ये जीरो को इग्नोर करिए, डिफरेंस का जो मीन था उसी को क्या करिए, स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दीजिए, और n के रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगा उसका कंपेरिजन कर दीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो थी, बाकी सेम प्रोसेस वही है। तो बिना ज़्यादा समय गवाए हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे चर्चा करते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन है, तो इसको आप बिना स्किप किए ध्यान से देखिए ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए। हाँ, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 9 स्टूडेंट्स वेयर टेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग, स्टेट वेदर द ट्रेनिंग वाज इफेक्टिव और नॉट फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर। करने का सेंस यहाँ पे क्या है कि 9 स्टूडेंट थे, आप यहाँ स्टूडेंट में नंबर में आप देख सकते हो 1 से लेकर 9 तक है स्टूडेंट थे, उनकी मेमोरी कैपेसिटी रिकॉर्ड की गई है। ये जो है बिफोर लिखा है, मतलब ये बिफोर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग से पहले उनकी मेमोरी कैपेसिटी क्या थी, इस लाइन पहले वाले लाइन में लिखी गई है। और सेकेंड फिर क्या है कि जब उनको ट्रेनिंग दी गई उनके उसके बाद उनकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है, ये आपका थर्ड वाले लाइन में लिखा गया है। तो इसमें आपको इसी डेटा को बेस मान के आपको ये बताना है कि क्या ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इफेक्टिव और नॉट, मतलब जो ट्रेनिंग दी गई है वो इफेक्टिव है कि नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे एक ही डेटा से दो डेटा हमको निकल के आए हैं सामने। तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेके हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस होगा, मतलब कि ट्रेनिंग के पहले क्या था, ट्रेनिंग के बाद क्या है, वो इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, डिफरेंस यही लेना है। कि जैसे यहाँ पे देखिए 10 था, पहले वाले लाइन में आप देख सकते हैं 10 है, तो ये इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, बाकी का इंक्रीज किया कि डिक्रीज, ऐसे ही सारे डेटा में आपको इससे लेना है। तो आइए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या देखा, 9 स्टूडेंट का हमने सैंपल लिया हुआ था, और उसमें उन स्टूडेंट के 2 रिजल्ट दिए हुए थे मेमोरी कैपेसिटी की, एक आफ्टर ट्रेनिंग और एक बिफोर ट्रेनिंग।
और ये पूछा गया क्या ट्रेनिंग इफेक्टिव थी, अगर ये इफेक्टिव रहेगा है कि नहीं, और उसके लिए जो डिफरेंट टेस्ट का हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। तो ट्रेनिंग इफेक्टिव है कि नहीं है वो कैसे मालूम चलेगा। तो सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन तो आपको मिल गया कि प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन इज दैट द ट्रेनिंग दैट वाज प्रोवाइड टू स्टूडेंट वाज इफेक्टिव और नॉट, मतलब कि वो ट्रेनिंग जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया था वो इफेक्टिव था कि नहीं था। तो इसके लिए दो डेटा हमारे पास जो दिए गए हैं उसका एनालिसिस करते हैं, और वो दोनों डेटा एक ही पर्सन से रिलेटेड है, 9 स्टूडेंट का जो सैंपल है उन्हीं से रिलेटेड है। इसीलिए हम यहाँ पे जो बात करते हैं इसको डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के पहले का रिजल्ट और ट्रेनिंग के बाद का रिजल्ट क्या था। और बात आती है हाइपोथेसिस अप्लाई का, तो हाइपोथेसिस में हमारा कौन सा हाइपोथेसिस यूज होगा, नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो हमारे पास दो अलग अलग डेटा है उन दोनों डेटा में कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स इसका हम कैसे कर सकते हैं, द ट्रेनिंग दैट वाज प्रोवाइड टू स्टूडेंट वाज नॉट इफेक्टिव, मतलब ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं था। नॉट इफेक्टिव क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग के पहले का डेटा और ट्रेनिंग के बाद का डेटा, मतलब ट्रेनिंग से पहले जब स्टूडेंट की मेमोरी कैपेसिटी थी और ट्रेनिंग के बाद की कैपेसिटी वो सेम है। सेम होने का मतलब क्या है, ट्रेनिंग जो प्रोवाइड किया गया उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ट्रेनिंग वाज नॉट इफेक्टिव आप ये लिख सकते हो। अब उसके बाद जो यूज की लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की जाती है, तो क्वेश्चन में आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिए हुए थे, तो आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मानिएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा n-1 मीन्स 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू होगी वो टेबल वैल्यू से ली जाएगी, तो इसको हम क्वेश्चन के आखिरी में आपको ये एक्सप्लेन करके बता देंगे कि कैसे ली जाएगी, लेकिन लिखा जाएगा इसको 3rd नंबर पे ही कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% और कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल 8। और ये जो वैल्यू निकलेगा, चूंकि क्वेश्चन में तो वैल्यू दिया नहीं गया है, तो हम डायरेक्ट इसको एनालिटिकल टेबल से ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए हम चलते हैं फिर इसके बाद अपने कैलकुलेशन पे। तो देखिए हमारा जो होगा 4th नंबर क्या हो जाएगा, डेटा और लेवल। डेटा और लेवल में क्या क्या है, हमारे जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 9। और आफ्टर ट्रेनिंग इनकी बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग दो तरह के डेटा हमारे पास है। तो देखते हैं ये क्या है। ये डेटा आपके पास है कि बिफोर ट्रेनिंग उनकी मेमोरी कैपेसिटी क्या थी, आफ्टर ट्रेनिंग उनकी मेमोरी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट है, सबका डेटा दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है 5th नंबर पे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। देखिए पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है कि पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है। मीन सैंपल की जो हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो मीन हो, चाहे कोरिलेशन हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हो, ये सब क्या कहलाता है, आपका स्टैटिस्टिक्स। वही पॉपुलेशन का अगर हम सर्वे करते हैं तो वो पैरामीटर कहलाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप कैसे करेंगे, एनालिटिकल टेबल इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। एनालिटिकल टेबल में देखिए क्या है, आपके पास सीरियल नंबर दिया गया है 1 से 9 तक। अब ये बिफोर ट्रेनिंग जो है ये दी गई है, और आफ्टर ट्रेनिंग जो है ये डेटा। ये मान लीजिए कि आपका x तरह का ये है, जैसे x होता है। ये कितना है आपका 10, 15, 9, 3, 7, 12, 16, 17, 14। और यहाँ पे कितना है 12, 17, 8, 5, 6, 11, 18, 23। अब इसके लिए हमको क्या करना है, हमने बोला था कि जो हमको स्टैटिस्टिक्स में मतलब मीन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा, वो किसका निकालना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस का। तो यहाँ पे डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट किए थे, फार्मूले में डी से। तो हम यहाँ देखेंगे कि ट्रेनिंग के बाद जो मेमोरी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई कि डिक्रीज। देखिए 10 था 12 हो गया, बढ़ा कि घटा, बढ़ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। यहाँ पे 15 था 70 हो गया, यहाँ पे भी बढ़ा है। यहाँ पे 9 था 8 हो गया, यहाँ पे कम हो गया है। तो जो जब कम होगा तो उसको हम माइनस में दिखाएंगे, और बढ़ेगा तो उसको हम किस में दिखाएंगे, प्लस में। यहाँ पे देखिए 3 था, अब कितना हो गया 5, यहाँ भी बढ़ा है वैल्यू। यहाँ पे 7 था 6 हो गया, यहाँ पे कम हो गया। सेम उसी तरीके से 12 से 11 यहाँ पे भी कम हुआ है, 16 से 18 यहाँ पे बढ़ गया है, 17 से 20 यहाँ भी बढ़ा हुआ है, और ये 14 से कितना हो गया 3, यहाँ बहुत ज़्यादा माइनस हो गया आपका 11 तक।
तो यहाँ पे देखिए समेशन डी की भी एक वैल्यू आएगी। अब उसके बाद डी के बाद हमको क्या निकालना था, डी का मीन निकालना था। तो मीन का तो फार्मूला आपको मालूम ही है कि मीन का फार्मूला हमारा क्या था, डी के मीन का समेशन डी अपॉन एन। तो देखिए इसका आप टोटल कर लीजिएगा, इसका टोटल जो होगा कितना आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, ये जो -3 डिवाइडेड बाई एन कितना था आपका 9 था, तो इसके मीन की वैल्यू जो होगी -0.33 आएगी। अब हमको इसका मीन मालूम हो गया 0.33। अब यहाँ से हमको डिविजन लेना है, तो आप समझिएगा कि हमने क्या बोला, जब ये होल नंबर रहेगा तो आप मीन से डिविजन ले लीजिए, लेकिन जब होल नंबर नहीं है तो अपने से आप कोई एज्यूम कर लीजिए नंबर। यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे नंबर उचित लगे कि उसको करना है, या तो एक अलग, हमने क्या बोला था कि अगर ये होल नंबर नहीं आता है तो आप डी का क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे डी का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 1 1 4 9 121। तो समेशन डी स्क्वायर का टोटल आपका कितना हो जाएगा, इसको आप टोटल कर लीजिएगा, डी स्क्वायर का टोटल आएगा 149। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू क्या होगी आपका, हमने क्या बोला था, एस के फार्मूले हमने, हाँ तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला था हमने क्या करवा था, समेशन डी स्क्वायर माइनस ये जो मीन आएगा उसका स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड कितने से किया गया था, n-1 से। अब वैल्यू रख देते हैं, ये कितना आएगा 149 माइनस 0.33 का आपको स्क्वायर करना है, इंटू इसमें 9 से करना है और डिवाइड कर देना है 9-1 से। तो फाइनली इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसकी वैल्यू जो होगी फाइनली अंडर रूट में आएगा 18.5, ये रूट वाली वैल्यू होगी, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 4.3 आएगा। मीन्स आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ गया, 4.3। अब आपको डिफरेंस निकालना है, तो देखिए टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए जो आपका कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपका ये मीन निकला है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकला। अब जो लास्ट चीज आपका निकलने वाला है, क्या निकलेगा, इसमें आपका टेस्ट टी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको हम मिटा के बता रहे हैं टी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखिए टी का हमने फार्मूला आपको क्या लिखा था कि यहाँ पे आपका मेन रहेगा और अंडर रूट कितना रहेगा एन, और इसको डिवाइड किया गया था एस से। तो देखिए ये जो 0.33 हमारा मीन था, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। माइनस में इंटू कर देना है अंडर रूट 9 और डिवाइड कर देना है 4 पॉइंट, हमारा क्या वैल्यू आया था 4.3। अब इससे देखा जाए तो 1/3 ये कितना आएगा, -1/3 इंटू अंडर रूट के बाहर ये 3 आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देना 4.3। फाइनली जो वैल्यू, ये चूंकि मॉड में है तो प्लस माइनस यहाँ पे मायने नहीं रखेगा, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1.43, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.232। ये आपका आया 0.232। तो अब हम देखते हैं कि टेबल में जो हमारा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल जो है 9-1 पे है, तो टी की वैल्यू क्या आती है। तो आइए देखते हैं हम टेबल। देखिए टी टेबल के बारे में हमने पहले से ही काफ़ी कुछ आपको चर्चा कर दिया है। जैसे ये टी टेबल है, ये सिमेट्रिकल शेप का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिमेट्रिकल शेप का जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे देखिएगा जो लाइन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको इधर दिखना है, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था यहाँ पे, तो हमने क्वेश्चन में आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की थी। तो देखिए यहाँ पे 5% को हम 0.05 से प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो एन की वैल्यू थी कितनी थी, 9 थी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको इधर देखना है। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या था, n-1 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 8। देखिए इसी क्वेश्चन पे हमने आपको यहाँ पे भी करते समय इस टाइप का फार्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, चूँकि वहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 10, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, आपका n की वैल्यू 9 है। तो इसमें से अगर 1 माइनस करते हैं तो 8 आएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हमारा देखिए यहाँ पे मिल रहा है, और 5% में अगर हम जाके ये देखते हैं तो 5% में हमारा क्या वैल्यू मिला, 2.306। तो हम बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने पिछले वीडियो में अपने इस टेबल को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, और जिस किसी को भी अभी वो टेबल में दिक्कत है तो पिछली वीडियो हम हैशटैग आई कार्ड में आपका डाल देंगे, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, या तो लास्ट में वीडियो के स्क्रीन के एंड होते ही वो वीडियो आपको दिखेगा स्क्रीन पर, आप वहाँ से प्ले कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें जिसमें हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए वैल्यू हमारा फाइनली क्या आया, 8 के सामने का 5% पे 2.306। तो आइए हम इसी को सॉल्व करते हैं।
तो आपने क्या देखा कि जो आपकी टेबल वैल्यू थी वो कैलकुलेट करने में कितना आया था, 2.30 समथिंग करके 2.306, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और n-1 मतलब 9 में से 1 8% डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो हमारे टेबल की वैल्यू थी वो कितनी थी, 2.306। ये हमारे टेबल की वैल्यू आई थी। अब इसका कंपेरिजन हम किससे करेंगे, इससे करेंगे 0.232। तो हम क्या बोलेंगे कि आवर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी इज 0.232, इट इज लेस देन 5% level of significance and 8 confidence level 2.306. So our null hypothesis is accepted and we can define training was not effective, मतलब ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं था क्योंकि हमने जो नल हाइपोथेसिस दिया था वो एक्सेप्ट हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन पे तो आपको ये लगाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो मैक्सिमम जो आपके टी टेस्ट के थे हमने सारे मेथड बता दिए हैं। एक कोरिलेशन का बचता है तो वो एक छोटे से फार्मूले पे आप उसको आप देख सकते हो। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो जेड टेस्ट और एफ टेस्ट मतलब वेरिएंस रेशियो टेस्ट पर रहेगा। तो आप उस वीडियो को आपको बिना जानकारी के मिल जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप उसको एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।